नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल राजधानी में, राजनीतिक हलकों में, पश्चिम बंगाल, बहुत से राज्यों में एक चर्चा बड़ी तेज़ी से चल रही है। वो सत्ता पक्ष में भी चल रही है और विपक्ष में भी, कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया है? क्या दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का कोई फैसला कर लिया है? क्या दोनों पार्टियां किसी मुद्दे पर साथ आ रही हैं या करीब आ रही हैं? इसके मायने क्या हैं? अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा नहीं है तो ये चर्चाएं चल क्यों रही हैं? और ये चर्चाएं चल रही हैं तो दोनों तरफ से इसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में है, राजनीतिक प्रेक्षकों के मन में भी है, आम लोगों के भी मन में है और राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में भी है, जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनके मन में भी है। तो इसी मुद्दे पर जो है, इन्हीं सब सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, शुरुआत इससे होनी चाहिए कि ये चर्चा शुरू क्यों हुई। ये चर्चा शुरू हुई ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा से। जब वो दिल्ली आई इस बार, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जुलाई में जब आई थी, पिछले मतलब 2 मई की जीत के बाद, तब क्या माहौल था, इस बार क्या माहौल था। वो प्रधानमंत्री से मिली, उनकी बातचीत हुई और उन्होंने एक बयान दिया कि भाई, राजनीतिक विरोधी होने का ये मतलब नहीं है कि केंद्र और राज्य के संबंध और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संबंध खराब हो जाएं। ये एक अलग पक्ष है, राजनीति अलग पक्ष है। तो इस तरह की बात ममता बनर्जी तो नहीं करती हैं, ऐसा तो सुना नहीं। वो तो प्रधानमंत्री मानने को नहीं तैयार थी नरेंद्र मोदी को। पश्चिम बंगाल में उनको बाहरी बता रही थी। गोवा पहुंचते पहुंचते जो है खुद बाहरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भारत की नागरिक हूं, कहीं भी जा सकती हूं। इस सारे संदर्भ को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या कोई समझौता हुआ है। अब सवाल आता है कि ये इस दौरान हुआ क्या। इस दौरान देखिए, मैंने जिक्र किया कि उनकी दिल्ली यात्रा का जिक्र किया। दिल्ली यात्रा पर आई तो प्रधानमंत्री से मिली, गृह मंत्री से मिली और नेताओं से मिली, मतलब मंत्रियों से मिली, लेकिन सोनिया गांधी से नहीं मिली। शरद पवार से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने का उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं था। और वो जुलाई में जितने दिन रुकी थी उससे ज़्यादा समय रुकी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, ज़्यादातर जो है कांग्रेस से जो निकले या निकाले गए लोग थे उन्होंने ज्वाइन किया, जिनका अपनी ज़मीन पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि त्रिपुरा का चुनाव था और लग रहा था कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में बड़ी जो है कांटे की लड़ाई हो रही है या बड़ी जो है आक्रामक लड़ाई हो रही है। तो त्रिपुरा का जब नतीजा आया तो पता चला कि लड़ाई तो कहीं थी नहीं। बीजेपी ने एक तरफा स्वीप किया है। त्रिपुरा में तो 222 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 217 सीटें बीजेपी जीत गई। तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई। सीपीएम, जिसने बीजेपी के पिछली बार आने से पहले 2018 में 15 साल तक लगातार राज किया, उससे पहले भी कर चुकी थी, उसके हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आईं। ट्राइबल पार्टियों का एक गठबंधन बना था, जिसमें त्रिपुरा के पूर्व महाराजा जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, प्रद्योत वर्मा, उनकी पार्टी को, उस गठबंधन को 1 सीट मिली। तो इससे अंदाज़ा लगेगा आपको, 334 कुल सीटें थी, उनमें से 329 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन सीट नहीं मिली तृणमूल कांग्रेस को, 1 ही मिली, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को 20% से ज़्यादा वोट मिले और सीपीएम को, लेफ्ट फ्रंट को 18% के करीब वोट मिले। कांग्रेस कहीं गिनती में नहीं आई, मतलब त्रिपुरा से टीएमसी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो ये भी एक कारण चर्चा का बना कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सफाया करने में राज्यों में या उसको कमज़ोर करने का काम कर रही है। तो ये तो बीजेपी का काम हुआ। तमाम लुटियन मीडिया के जो भी बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, वो इस समय जितना नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, उससे कम नाराज़ ममता बनर्जी से नहीं हैं। उनको लग रहा है ममता बनर्जी गलती कर रही है, उनको लग रहा है ममता बनर्जी जो है मोदी के हाथ में खेल रही हैं, उनको लगता है ममता बनर्जी आग से खेल रही, जाने क्या क्या। जो
इस मीडिया की, इस वर्ग की डार्लिंग थी अभी कुछ महीने पहले तक, आज उनकी नज़र में सबसे बड़ी विलेन है। तो एक इस कारण भी चर्चा शुरू हो गई। दूसरा, बीजेपी का इतिहास। बीजेपी अपने नेशनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए राज्यों के हित को बलिदान करती रही है, उनकी अनदेखी करती रही है। इसका अतीत है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में मायावती से समझौता कर करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को हाशिए पर ढकेल दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 1991 में पहले नंबर पर बनी थी और 2002 आते आते वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो इस कारण भी, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जब बीजेपी को 18% से ज़्यादा वोट मिले, उसके बाद बीजेपी ने जो है टीडीपी से समझौता किया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी आंध्र प्रदेश में लगभग ख़त्म हो गई। अब फिर से जब बंटवारा हुआ है प्रदेश का, तो तेलंगाना में जो है वो एक तरह से नंबर 2 की हैसियत में आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में अब भी उस तरह से उठ नहीं पाई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बीजेपी इस तरह का काम करती है, इस तरह से अपने राजनीतिक हित साधती है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा बचा रहे, केंद्र की सत्ता बची रहे, इसके लिए राज्य में समझौता करना पड़े, राज्य में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो कर दो। तो क्या इस कारण हो रहा है? तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से समझौता या उनके सामने घुटने टेकने जा रही है? यहीं से जो है इस थ्योरी में पलीता लगता है। एक बात तो यह है कि ये ठीक है, अतीत में ऐसा बीजेपी ने किया है और करती रही है, लेकिन 2014 से पहले की बीजेपी और 2014 के बाद की बीजेपी, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की बीजेपी और पहले की बीजेपी में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है, स्ट्रेटजी के नाते भी और वैसे भी। तो ये कोई भी ग्राउंड अपने किसी भी अपोनेंट को ज़रा भी कंसीड नहीं करते। छोटा से छोटा चुनाव हो, उसमें भी हारने का ऑप्शन लेकर नहीं चलते। तो इसलिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं, जहाँ बीजेपी के 18 लोकसभा एमपी इस समय हैं, वहाँ बीजेपी समझौता कर लेगी, ये लगभग नामुमकिन है और ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को, दोनों को इस समय की स्थिति जो है सूट करती है कि ये कन्फ्यूजन बना रहे, ये गलतफहमी बनी रहे। बीजेपी को और उसके शीर्ष नेतृत्व को ये पता है कि तृणमूल कांग्रेस अगर ये परसेप्शन क्रिएट करती है कि कांग्रेस की बजाय वो जो है बीजेपी से लड़ती हुई दिख रही है, अगर वो कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनना चाहती है, बनती हुई दिख रही है, उसकी कोशिश कर रही है, तो इससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, सिवाय अभी जो मेघालय में हुआ है, जहां कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक जो है वो आ गए हैं पार्टी में। अब आप देखिए किस तरह से रिएक्ट करते हैं लुटियंस मीडिया की जो बात कही जाती है ना, बार बार मैं कहता हूं कि इनके मन में नफरत है बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, विरोध नहीं, आलोचना नहीं है। एक सज्जन है, मैं आमतौर पर पत्रकारों का नाम लेने से बचता हूँ, उसको अपनी चर्चा में उस तरह से, मतलब किसी व्यक्तिगत, सामूहिकता की बात अलग है, व्यक्तिगत रूप में नहीं लाना चाहता, लेकिन एक पत्रकार का जिक्र करना आज मुझे इस समय ज़रूरी लग रहा है। वो है राजदीप सरदेसाई। गोवा में जब कांग्रेस के 15 में से 10 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, तब उन्होंने ट्वीट किया कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, और तमाम पूरे लुटियंस मीडिया ने जो है ये प्रचारित किया कि ये खरीद फरोख्त हुई है, बीजेपी विधायकों को खरीदती है, पैसे के बल पर जो है सरकार बनाती है, और तमाम तरह की बातें। लेकिन जब ऐसी ही घटना मेघालय में हुई, कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक चले गए तृणमूल कांग्रेस में, तब उसको कहा गया खेला हो बे। अब आप अंतर देखिए, घटनाएं एक जैसी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिएक्शन देखिए, एक कहाँ है और दूसरा कहाँ है। कोई जो है तार्किक बात कहने की कोशिश नहीं की गई। तो ये चर्चा इसलिए हो रही है, ममता बनर्जी की आलोचना इसलिए हो रही है कि वो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को गाली क्यों नहीं दे रही हैं। अगर वो गाली दें तो वो जो है नायिका है,
अगर नहीं करती हैं ऐसा तो खलनायिका है। अब सवाल एक दूसरा है ये कि अगर ये परसेप्शन बन रहा है, ये धारणा बन रही है, इस तरह की चर्चा हो रही है, तो इसको बनने देने में, इसको चलने देने में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का क्या फ़ायदा है? ममता बनर्जी का फ़ायदा ये है कि पहली बात तो ये कि अब वो उनको अपने चुनाव की चिंता नहीं है अगले 4 साल, 4.5 पौने 5 साल के लिए। अब उनका चुनाव जो है 2026 में होना है, तो विधानसभा चुनाव की चिंता उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन सरकार की चिंता तो है, उनको सरकार चलाना है। और पश्चिम बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, वो बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई, बेरोज़गारी, वहाँ किसी तरह के निवेश का ना आना, उसके अलावा जो विकास के मानक हैं, जो औद्योगिकीकरण के मानक हैं, उनमें पश्चिम बंगाल का नीचे गिरते जाना, और केंद्र की मदद, सबसे बड़ी बात, केंद्र से आर्थिक मदद केंद्र को गाली देकर नहीं लेते। और चाहे जितनी आप जो है फेडरलिज्म की बात कीजिए, लेकिन आप केंद्र सरकार को गाली भी दें और ये उम्मीद करें कि आपको केंद्र सरकार आउट ऑफ द वे जाके मदद करेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। राजनीति है, आप कुछ भी कहते रहिए, संविधान की दुहाई दीजिए, किसी चीज़ की दुहाई दीजिए, सिद्धांत की, नैतिकता की बात करते रहिए, लेकिन जो राजनीति होती है वो मैं बार बार कहता हूँ बड़ी निष्ठुर होती है। तो ममता बनर्जी को इस समय नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को या केंद्र सरकार को गाली देने से कुछ बड़ा हासिल नहीं होने वाला है। दूसरा, इस धारणा को जो बन रही है उसको पुष्ट करने में एक और घटना ने काम किया, और वो है अभी संसद का जब सत्र शुरू हुआ। संसद का सत्र आज से शुरू हुआ है, और ये शायद मुझे याद नहीं है पिछले 7 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि विपक्षी दलों की बैठक हुई हो। कांग्रेस, आमतौर पर कांग्रेस ही बुलाती है, सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए, तो बुलाई हो और उसमें तृणमूल कांग्रेस के लोग न जाएं। तो तृणमूल कांग्रेस के बारे में तो ये धारणा बन रही है, ये चर्चा है, इसलिए नहीं गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कोई समझौता हो गया है, ऐसी कोई दूर दूर तक जो है बात है नहीं, उसमें कोई तथ्य है नहीं। लेकिन ये परसेप्शन बना रहे, इसमें फिलहाल दोनों पार्टियों का फायदा है। पूरे राजनीतिक परिदृश्य में पहले से ही 3 खेमे थे। एक जो बीजेपी के साथ हैं यानी एनडीए में है, दूसरे जो कांग्रेस के साथ हैं यानी यूपीए में हैं, और तीसरे जो इन दोनों गठबंधनों के साथ नहीं हैं लेकिन अलग अलग समय पर जो है वो अपना इशू बेस्ड जो है स्टैंड लेते रहे हैं। उसमें जो है बीजू जनता दल है, दूसरा वाईआरसीपी कांग्रेस है, तीसरा टीआरएस है। ये तीनों पार्टियां जो हैं समय समय पर सरकार यानी भाजपा की ही मदद करती रही है। अब एक चौथा खेमा बन रहा है, और वो खेमा बन रहा है जो कांग्रेस समर्थित विपक्ष था, जो यूपीए में शामिल नहीं भी थे दल, उनके अलगाव का। एनसीपी तो शामिल है, शिवसेना जो है महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय स्तर पर है कि नहीं ये स्पष्टता नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यूपीए का हिस्सा नहीं है, और अब वो कांग्रेस से दूरी बना रही है। तो कांग्रेस से दूरी बना रही है तो क्या बीजेपी की तरफ जा रही है? मैं कह रहा हूँ कि नहीं जा रही है। ये जो चर्चा चल रही है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई अंदर खाने समझौता हो गया है, ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये अच्छी तरह से पता है नरेंद्र मोदी को भी, बीजेपी को भी, कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय विकल्प बनने की कितनी भी कोशिश करे, उसकी अपनी सीमाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, नहीं तो हाथी घोड़ा हुई हैं। तो उसका मतलब ये है, जो लोग नहीं जानते हैं भोजपुरी बता दें, मूस यानी चूहे के लिए कहा गया है कि भाई चर्चा हो रही थी कि कितना बड़ा हो सकता है, तो ये हुआ कि मूस अगर यानी चूहा अगर मोटा होगा तो लोढ़ा यानी सिलबट्टे का जो बट्टा होता है उसके जितना हो जाएगा, हाथी घोड़ा थोड़े हो जाएगा। तो उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस कितना भी बढ़े, वो राष्ट्रीय विकल्प बनने की स्थिति में अभी 15, 20, 25 साल तक आती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल से बाहर उसका कोई संगठन नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। तो इसलिए, लेकिन ये परसेप्शन बनना
और लगातार कांग्रेस के प्रति हमलावर रहना तृणमूल कांग्रेस का, ये बीजेपी को सूट करता है कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ दोस्ती नहीं हो रही है, ये दुश्मन की दुश्मनी और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, दोनों में दरार और बढ़े। जितना ये परसेप्शन बनेगा कि ममता बनर्जी बीजेपी के नज़दीक आ रही हैं, उतना ही कांग्रेस में चिंता बढ़ेगी, उतना ही कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी, उतना ही कांग्रेस में जो असंतुष्ट हैं उनके लिए एक दरवाज़ा दिखाई देगा। जो लोग कांग्रेस में रहना नहीं चाहते, विकल्प की तलाश कर रहे हैं और उनको जो है बीजेपी में जाना नहीं है, उनके लिए एक जगह दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस चर्चा में वास्तविकता तो कुछ नहीं है, सच्चाई तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका ये धारणा बनी रहे लोगों में, ये चर्चा चलती रहे, इसमें तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।